हेलो एवरीवन, दिस इज मुकुल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक में, जिसमें आज की इस वीडियो में स्टूडेंट देखने जा रहे हैं आपकी क्लास 8 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी आपकी एक्सरसाइज 11.2 का फर्स्ट क्वेश्चन को हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे। टाइम मिला हुआ लगा तो हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। ठीक, तो अब यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन 11.2 का। क्या लिखा हुआ है अच्छे से समझते हैं मीनिंग को। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। मतलब आपको यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, इन स्टेटमेंट्स को आपको पढ़ करके समझ करके बताना है इनमें से कौन से आपके इनवर्स प्रोपोर्शन है। सर इनवर्स प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है ना, पहले तो ये समझिए। हालांकि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, प्रोपोर्शंस क्या होते हैं वो डिस्कस कर चुके हैं, इनवर्स क्या होता है ना, और डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होते हैं। तो इनवर्स प्रोपोर्शन का मतलब होता है, जैसे अगर हम बात करें किसी एक वस्तु पर कोई सी दूसरी वस्तु अगर उस पर डिपेंड होती है, मतलब किसी एक चीज पर है ना। जैसे अगर हम टाइम की बात करें कि अगर हम एक घंटे में अपना कोई वर्क कंप्लीट करते हैं है ना, तो हम दूसरे घंटे में और ज्यादा कंप्लीट कर सकते हैं। जितना ज्यादा हम वर्क करेंगे, मतलब हम जितना वर्क करेंगे उतना हमारा काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा है ना। जितने टाइम तक अगर हम वर्क करें, जैसे 50 मिनट वर्क किया तो हमारा वर्क कितना कंप्लीट हो जाएगा। सपोज जो जितना भी हुआ उसका डबल हो जाएगा। कब? जब हम 100 मिनट है ना, 1 घंटे 40 मिनट काम करेंगे तो हमारा वर्क डबल हो जाएगा। तो अगर कोई सी चीज के साथ हमारी दूसरी वस्तु या चीज, मतलब हमारी वहां पर क्वांटिटी जो है, वैल्यू जो है वो बढ़ती है, तो हमारा क्या हो जाता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो जाता है। अगर सपोज यहाँ पर घट रही है ना, मतलब टाइम कम हो रहा है तो हमारा वर्क भी कम हो रहा है। तो इस तरीके से अगर किसी चीज के साथ हमारे यहाँ पर दूसरी जो चीज है वो बढ़ती है तो हमारा वहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो जाता है। अगर उसके साथ वो वही दूसरी चीज होती है ना, जो कि अगर बढ़ती है तो वो घटती है, या फिर घटती है तो वो उसकी जगह जो दूसरी चीज है वो हमारी जो रिलेट कर रही है उससे वो बढ़ जाती है। तो अगर वो ऐसा कुछ होता है तो यहाँ पर हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। ठीक है, अब हम पहुंचते हैं क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब। आपको यहाँ पे दो चीजों के बारे में रिलेशन बताया हुआ है। पहला है आपका वर्कर्स, क्या दिया हुआ है, वर्कर्स मतलब जो काम करने वाले हैं एक जॉब में, उनके बारे में, और आपको दिया हुआ है एक टाइम है ना, इन दोनों का बताना है। तो अब आप मुझे ये बताइए है ना, क्वेश्चन की मीनिंग कह रहा है जैसे सपोज कि 10 वर्कर्स किसी एक काम को कर देते हैं 10 दिन में। 10 दिन में 10 वर्कर एक काम को कर देते हैं। अब आप मुझे ये बताइए, सपोज कि यहाँ पे 5 वर्कर्स और में लेकर के आ गया है ना, यहाँ पर सपोज 15 वर्कर्स हो गए, तो 15 वर्कर्स मुझे बताओ उसी टाइम पर उतना काम वर्क करेंगे क्या? नहीं। उतना ही वर्क उतने ही टाइम में करेंगे क्या? नहीं, कम टाइम में करेंगे है ना। अगर 5 नहीं, अगर हम 50 वर्कर लेकर आ गए तो वो काम जो होगा उसमें लगने वाला समय जो है वो कम होगा या ज्यादा? कम होगा है ना। तो यहाँ पे जो हमारा स्टेटमेंट है वो इनवर्स प्रोपोर्शन को शो कर रहा है। क्या हो जाएगा ये? इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है द टाइम टेकन फॉर अ जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब आपको अभी ये बताया हुआ है कि अगर यूनिफॉर्म स्पीड में, मतलब यहाँ पर अगर हम देखें कि 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अगर कोई सी है ना व्हीकल जा रहा है, अब 1 घंटे में वो जितना जाएगा 2 घंटे में मुझे बताओ उससे डबल नहीं होगा? बिल्कुल होगा। मतलब ये है सही। अब इसका मतलब ये है कि सपोज हम अपने घर से कहीं जा रहे हैं, अब 1 घंटे में कहीं पर हम पहुंचेंगे, 2 घंटे में मुझे बताओ और ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल होगा या कम? बिल्कुल ज्यादा होगा। 3 घंटे में और ज्यादा, 4 घंटे में और ज्यादा दूर पहुंचेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो टाइम है, जितना टाइम हम स्पेंड कर रहे हैं जाने में, उतनी ही हमारी डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है ना, जितनी ही हमारे यहाँ पर डिस्टेंस भी कवर हो रही है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो जाएगा। तो फर्स्ट वाला तो हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन होगा, लेकिन सेकंड वाला हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा है ना। अब यहाँ पर दिया हुआ है आपका एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड। जितना ज्यादा आपका लैंड होगा उतनी ज्यादा आपकी फसल होगी है ना। जितना ज्यादा आपका लैंड उतनी ही ज्यादा आपकी जो फसल की क्वांटिटी होगी वो होगी। कम होंगे जो लैंड है वो कम होगा तो फिर कम फसल होगी। तो ये भी क्या है? एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन का एग्जांपल है।
है ना। तो इसलिए हम यहाँ पर राइट नहीं, हम क्या करेंगे, हमें फॉल्स, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारा ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन को शो कर रहा है। नेक्स्ट दिया हुआ है आपका द टाइम टेकन फॉर अ फिक्स्ड जर्नी इन द स्पीड ऑफ द व्हीकल। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर यहाँ पर हम स्पीड बढ़ाएंगे तो टाइम क्या लगेगा, कम बढ़े लगेगा। अगर हम टाइम को ज्यादा करना चाहते हैं तो हमको स्पीड कम करना होगा, मतलब अगर हम स्पीड कम स्पीड से जाएंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो इनवर्सली प्रोपोर्शन हुआ या डायरेक्ट प्रोपोर्शन हुआ, इनवर्स होगा। तो फर्स्ट वाला इनवर्स हुआ और फोर्थ वाला भी इनवर्स होगा, बाकी हमारे सेकेंड और थर्ड क्या होंगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। लास्ट क्वेश्चन जिसमें लिखा हुआ था पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री इन द अंडर एंड क्या लिखा हुआ है, एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन, मतलब ये है। इसको छोड़ते अभी मैं आपको सिंपल से एग्जांपल बताता हूँ। आपके घर में सपोज 5 है ना, या फिर हम देखिए एक जगह, एक सिटी में या एक गांव में एक घर के अंदर 5 व्यक्ति है। अगर हर एक घर में एक एक व्यक्ति बढ़ रहा है तो आप मुझे बताइए यहाँ पे पॉपुलेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, हो रहा है या नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर अब घर घर के अंदर व्यक्ति नहीं बढ़ रहे, पूरा यहाँ पर जो प्लेस है ना, जैसे ये एमपी है तो एमपी की जो बाउंड्री है वो बढ़ रही है, लैंड बढ़ रहा है, तो बताओ पॉपुलेशन भी तो बढ़ेंगे ना। तो यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा लैंड के, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का एग्जाम्पल है, तो यहाँ पर हमारा ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अब हम पहुंचेंगे, मतलब यहाँ पर ओवरऑल हमको चेक करना था कि कौन सा हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन है, कौन सा नहीं। तो जहां पर था हमने वहां पर हमने करेक्ट या राइट हमने वहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन को, जिसमें लिखा हुआ है इन अ टेलीविजन गेम शो द प्राइज मनी 1 लाख is to be divided equally amongst the winners. Complete the following table and find whether the prize of money given to an individual winner is directly or inversely proportional to the number of winners. आपको ये बताना है कि पहले तो आपको यहाँ पे अमाउंट ऑफ प्राइस दिया हुआ है। जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ कि यहाँ पर एक टेस्ट हुआ है ना, उस टेस्ट का जो विनर होगा, मतलब जो टॉपर रहेगा, उसको 100 रुपए मिलेंगे। लेकिन अगर 2 विनर बन गए तो दो स्टूडेंट को 100 में से 100 आ गए, या जो भी जितने का भी पेपर था 50 में से 50 है ना, तो यहाँ पर जो प्राइस रहेगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 2 लोगों में। तो मुझे बताओ हर एक को कितने कितने रुपीज मिलेंगे, 50-50 रुपए। लेकिन 3 बन गए तो 33-33 रुपए है ना, 33.33 इस टाइप से। तो 4 होंगे तो 25 रुपीज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे ये बताना है कि अगर एक कंपटीशन हुआ है ना, एक टीवी गेम शो के बारे में बात की जा रही है, जिसमें यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 लाख का प्राइस दिया हुआ है ना, 1 लाख का प्राइस। अब 1 लाख प्राइस अगर एक विनर हुआ तो वो पूरा 1 लाख उसी को चले जाएंगे, लेकिन अगर 2 होंगे तो यहाँ पर हमारा 50,000 में डिवाइड हो जाएगा, हर एक को कितने कितने मिलेंगे, 50,000। अब आपको बताना अगर विनर 4 होंगे तो 50,000 नहीं होंगे, यहाँ पर हमारा 1 लाख जो होगा वो कितने में डिस्ट्रीब्यूट होगा, 4 में होगा। तो अब आपको बताना है कि हर एक को कितने कितने यहाँ पे रुपीस या प्राइस मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए एक चीज को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, वो ये है कि यहाँ पे हम इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका इन दोनों का इक्वल होगा। मतलब अगर हम इसको 1 लाख को 1 में मल्टीप्लाई कर दे और इस 2 को यहाँ पर 50,000 में मल्टीप्लाई कर दे तो ये आपस में इक्वल होंगे। इसी तरीके से अब यहाँ पर हम क्या इसको एक सपोज नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते। तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसके इक्वल होगा, तो हम इसके बाद यहाँ पर x की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 1 का मल्टीप्लाई 1 लाख में करेंगे तो 1 लाख ही आएगा। ठीक है, ये हमारा 1 लाख हो चुका है और इक्वल टू में, ठीक है, अब इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, उधर स्पेस नहीं है, तो यहाँ पर हमारा 4x आ जाएगा। 4 डिवाइड में चले जाएगा, x में ही रहेगा। यहाँ पर हम इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 25, बिकॉज 4 2 जा 8, 4 5 जा 20 और 000, मतलब 25,000 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, 25,000। ठीक है, इस वाले में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचेंगे, मतलब यहाँ पर नेक्स्ट कॉलम जिसमें आपको यहाँ पर आप फाइंड आउट करना 5 पर्सन के लिए, मतलब अगर 5 विनर होते तो कितना प्राइस मिलेगा हर एक विनर को। तो वही सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों का। अब इन दोनों का कौन, इसको सब एक सपोज करते हैं, एक सपोज किया तो यहाँ पर तो आ गया हमारे पास 1 लाख है ना, ये 1 लाख आ गया और इधर हो जाएगा हमारा 5x, तो x तो यही रहेगा, हम 5 को ट्रांसफर करेंगे इधर,
ये हो जाएगा हमारा 20,000, ठीक है ओवरऑल। और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारा 20,000 आ जाएगा, ठीक है। आया समझ? किस में फिलअप करना है? इस वाले बॉक्स में। इसी तरीके से सेम इन द सेम वे आपको यहाँ पे 8 के लिए भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। 8 के लिए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? अभी यहाँ पर हमको पता है ना कि 1 का मल्टीप्लाई अगर हम 1 लाख में करेंगे तो ये इक्वल आएगा हमारा 8 का मल्टीप्लाई हम x के साथ करेंगे तो ये हमारा 1 का मल्टीप्लाई 1 लाख में किया तो यहाँ पर आ गया हमारा कितना 1 लाख, ठीक है। और यहाँ पर हमने किया 8 का मल्टीप्लाई x के साथ तो 8x आ गया। 8 को ट्रांसफर करेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड पर, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 8 से डिवाइड करेंगे 8 1 जा 8 2 जा 16 8 5 जा 40 00 मतलब 12,500 यहाँ पर हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से सेम हम 10 और 20 के लिए भी कर सकते हैं। आपके लिए होमवर्क है, आप करके देखिएगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो फिर वो आप मुझसे पूछेगा, है ना। बाकी अब हम पूछते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन में लिखा हुआ रेमन इज मेकिंग अ व्हील यूजिंग स्पोक्स। अब रेमन क्या कर रहा है? यहाँ पर व्हील्स बना रहा है। किस चीज का यूज करते हुए? स्पोक्स का। मतलब ये इस तरीके से ये इनको स्पोक्स बोला जाता है। अब वो कह रहे हैं कि he wants to fix equal spokes in such a way that the angles between any pair of consecutive spokes are equal, help him by completing the following table। जैसे यहाँ पे ये स्पोक्स दिया हुआ है ना, अगर वो 4 स्पोक्स यूज करता है ना, और साथ में उनके एंगल इक्वल रखेगा, वो क्या करेगा? एंगल इक्वल रखना है। तो अब आपको ये बताना है अगर वो स्पोक्स बढ़ाएगा है ना तो उसको कितने एंगल यहाँ पर रखना पड़ेगा हर एक स्पोक्स के बीच में, है ना। यहाँ पे एंगल कम हो गया है ना, तो वो कितना कम हुआ ये भी बताना आपको। मतलब यहाँ पर ओवरऑल बताना है कि एंगल कितना बनेगा। जैसे अगर यहाँ पर 4 स्पोक्स रहेगा तो 90 डिग्री का रखना पड़ेगा उसको, है ना। अगर 6 स्पोक्स लेगा तो 60 डिग्री, 8 स्पोक्स तो अब आपको यहाँ पे बताना है कितने डिग्री का एंगल यहाँ पर बनेगा। तो हम अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, है ना। अभी पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि ये हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन है या डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। इनवर्स प्रोपोर्शन में हमने देखा है ना, कोई सी चीज बढ़ती है तो उसकी जगह जो दूसरी रिलेटेबल रहती है वो हमारी घटती है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो आपके स्पोक्स हैं, है ना, मतलब जो ये स्टिक्स ये यूज की गई है, ये अगर ज्यादा स्टिक यूज की गई है तो हमारा एंगल क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है ना। मतलब स्टोक्स बढ़ रहे हैं तो एंगल क्या हो रहा है? डिक्रीज। मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल चल रहा है। और इनवर्स प्रोपोर्शन में हमें पता है ना, कि हमारा अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें और इन दोनों को कर देते ये आपस में इक्वल होते हैं। अगर ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता तो डायरेक्ट में हमको पता है, हमने लास्ट वीडियो में किया, ये आपस में इक्वल हो जाते हैं। मतलब 4/90 इक्वल टू 8/x, ये हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट किया है। लेकिन अभी हमारे पास ये जो डाटा है ये हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन का है। तो इनवर्स प्रोपोर्शन में मैंने बताया 4 का मल्टीप्लाई 90 से करेंगे, ये हमारा इक्वल होगा किसके? 8 का मल्टीप्लाई हम x से करेंगे उसके, ठीक है। ये हमारा इक्वल रहेगा। अब 8 को हम यहाँ से रिमूव करेंगे, यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे तो 4 1 जा 4 4 2 जा 8 हो जाएगा, और ये 2 से डिवाइड करेंगे तो 45 आ जाएगा। मतलब 45 डिग्री ओवरऑल हमारे यहाँ पर आंसर निकल करके आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हमको x फिर सपोज करना, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का आपस में इक्वल करेंगे। तो इन दोनों को जब करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 360, ठीक है। नीचे यहाँ पर हम जो ये 10x होगा उसमें से हम x यहाँ पे लिखेंगे, 10 को डिवाइड में ले जाएंगे, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ओवरऑल हमारे यहाँ पर 36 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। 12 के लिए यहाँ फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ लिखेंगे हम x और ये हो जाएगा आपका 360। यहाँ पर अब 12 को ट्रांसफर करेंगे, x को वहीं रहने देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 12 3 जा 36, 30 आ जाएगा। मतलब आंसर कितना आ रहा है? 30 डिग्री, ठीक है। ऐसे इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है आपका आर द नंबर ऑफ स्पोक्स इन द एंगल्स फॉर्म्ड बिटवीन द पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। आपको ये बताना है कि ये जो हमने देखा था अभी, है ना, ये सब हमारे जो प्रोपोर्शन में थे या इनवर्स प्रोपोर्शन में थे। तो अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले ये हमारे किस में थे? इनवर्स प्रोपोर्शन में। जब भी तो हमने यहाँ पर इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व किया, है ना, कि यहाँ पर हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इसके इक्वल रखा। मतलब ये कब करते हैं हम? इनवर्स प्रोपोर्शन में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इनवर्स प्रोपोर्शन हो जाएंगे, है ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे यस दिस आर इन द इनवर्स प्रोपोर्शन।
नेक्स्ट में आपका लिखा हुआ है कैलकुलेट द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स ऑन अ व्हील विथ 15 स्पोक्स। मतलब अब आपको यहाँ पे 15 स्पोक्स के लिए बताना है। 15 स्पोक्स मतलब यहाँ पर हम और इसको एक्सटेंड कर लेंगे, बढ़ा लेंगे इस टेबल को। यहाँ पे हम एक और क्वेश्चन अपनी तरफ से यहाँ पर जो पूछा गया उसके लिए हम लिख लेंगे 15 और यहाँ पे लिखेंगे कितना x, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 360 आता है, ये इक्वल होगा किसके 15 मल्टीप्लाइड बाई x के, है ना। तो यहाँ पर 15 मल्टीप्लाइड बाई x, 15 को नीचे ट्रांसफर करेंगे तो 15 2 जा 30 होता है और 15 4 जा मतलब 24 डिग्री यहाँ पर हमारा निकल करके आ जाएगा। ठीक है, ऐसे हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। आगे पूछा गया है क्वेश्चन में हाउ मेनी स्पोक्स वुड बी नीडेड इफ द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स इज 40 डिग्री। मतलब अब आपको यहाँ पे एंगल दिया हुआ है और एंगल कितना दिया हुआ है 40 डिग्री दिया हुआ है। अब आपसे ये पूछा है कि यहाँ पे स्पोक्स कितने यूज होंगे, तो स्पोक्स को हम x मान लेंगे। अब हमें पता है इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का इक्वल होता है, तो 4 9 जा 36 होता है। ठीक है, और 0 लगा देंगे, मतलब ये इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 360 आया और यहाँ पर 40 x में से x को लिखेंगे, 40 को नीचे ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा 4 9 जा 36। मतलब ओवरऑल 9 स्पोक्स हमको यहाँ पे यूज करने होंगे, तब जाकर के यहाँ पर 40 डिग्री का हर एक स्पोक्स के बीच में एंगल बनेगा। ठीक है, तो ऐसे इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे जहाँ पर लिखा हुआ है इफ अ बॉक्स ऑफ स्वीट्स इज डिवाइडेड अमंग 24 चिल्ड्रन। मतलब एक स्वीट का बॉक्स है ना, उसको 24 स्टूडेंट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाना है, जिसमें हर एक को कितने मिलेंगे 5 स्वीट्स। तो आपको ये बताना है कि अगर 24 स्टूडेंट में से 4 स्टूडेंट को रिड्यूस कर दिया जाता है तो हर एक को फिर कितने स्वीट्स यहाँ पर मिलेंगे। मतलब क्वेश्चन का ये है कि सपोज एक बढ़िया सा अच्छा सा है ना मिठाई वाला बॉक्स यहाँ पर लेकर के आए, टीचर के द्वारा यहाँ पर दिया गया स्टूडेंट्स को, है ना। अब क्या हो रहा है, हर एक स्टूडेंट को 5 स्वीट्स यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं, है ना। हर एक स्टूडेंट को यहाँ पर 5 स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और 24 स्टूडेंट है। तो अब आप मुझे बताइए 24 को 5 डिस्ट्रीब्यूट किया तो ओवरऑल पूरे स्वीट्स को अगर हम फाइंड आउट करें तो कितने हो जाएंगे 120, है ना। मतलब 120 स्वीट्स, 120 पीसेस यहाँ पे रखे हुए हैं इस बॉक्स में। अब 120 को आपको डिवाइड करना है 20 स्टूडेंट में। क्यों? क्योंकि आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कि 4 स्टूडेंट को अगर रिड्यूस कर दिया जाता है, मतलब 4 स्टूडेंट को कम कर दिया जाता है, तो आपको बताना है कि हर एक स्टूडेंट को कितनी कितनी यहाँ पर आप स्वीट्स मिलेंगी। तो हम यहाँ पर 20 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 6। मतलब ये है कि हर एक स्टूडेंट को हम यहाँ पर 6 स्वीट्स मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपका यहाँ पे लिखा हुआ है नाउ, अब यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है अ फार्मर हैज इनफ फूड टू फीड 20 animals in his castle for 6 days. How long would the food last if there were 10 more animals in his castle? So अब क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि यहाँ पर 20 एनिमल्स है ना। कितने एनिमल्स हैं 20 एनिमल्स, और 20 एनिमल्स यहाँ पर 6 डेज के लिए उसके पास मतलब एक पर्याप्त भोजन मात्रा यहाँ पर दी हुई है। मतलब जैसे सपोज इसको इसी से रिलेट अगर करते हुए अब हम चलें तो 20 एनिमल है और 6 दिन वो भोजन चलता है। कितने दिन चलता है 6 दिन। अब यहाँ पर आपको बताना है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू, है ना, ये कितने दिन और चलेगा अगर 10 एनिमल और बढ़ा दिए जाते हैं। मतलब इतना ही फूड अगर 10 और एनिमल यानी कि 20 + 10 30 यानी टोटल 30 एनिमल्स के लिए अगर हम देखें तो ये कितने दिन चलेगा। इसलिए हमने 30 से डिवाइड किया तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3 2 जा 6 और ये हो जाएगा 2 2 जा 4। मतलब वो कितने दिन चलेगा 4 डेज, है ना। आया समझ में। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे जहाँ पर लिखा हुआ है अ कॉन्ट्रैक्टर एस्टिमेट्स दैट 3% could rewire जसमिंदर्स हाउस इन 4 days। मतलब जसमिंदर का जो हाउस है यहाँ पर 4 दिन में क्या हो रहा है, पूरा कंप्लीट हो रहा है। इफ ही यूजेस 4 persons इंस्टेड ऑफ 3, हाउ लॉन्ग शुड दे टेक टू कंप्लीट द जॉब। मतलब ये है कि अब यहाँ पर हमारा जो प्रोपोर्शन होगा वो इनवर्स प्रोपोर्शन हो जाएगा, है ना। और इनवर्स प्रोपोर्शन को कैसे सोल्व करते हैं वो भी हमें अब यहाँ पर देखा है, तो हम यहाँ पर उसी को अप्लाई करते हैं। ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। अब यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ देखते हैं कॉन्ट्रैक्टर, पहले तो लिखना पड़ेगा हमको, है ना,
कि यहाँ पर कितना टाइम लग रहा है। टाइम के लिए हम डाटा बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर इसके बाद पर्सन, यहाँ पर लिखेंगे हम कितना पर्सन। तो 3 पर्सन जब होंगे है ना, तो यहाँ पर हमारा कितना टाइम लग रहा है 4 डेज। अब वो कह रहे हैं कि इफ़ ही यूजेस 4% इंस्टेड ऑफ 3, अगर यहाँ पर हम 4 लिखेंगे तो अब आपको बताना है कि x की प्लेस पर यानी कि जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा। तो हमें पता है ये इनवर्स प्रोपोर्शन है, इसलिए इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है, ये दोनों आपस में जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल होंगे, है ना। x मल्टीप्लाइड बाई 3 यानी x मल्टीप्लाइड बाई 4, x मल्टीप्लाइड बाई 4 यानी 4x हो जाएगा, ठीक है। अब 4 को यहाँ पे हम लिखेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और x की वैल्यू जो ओवरऑल हमारी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 3। तो हम यहाँ कितना लिखेंगे 3 लिखेंगे, ठीक है। ऐसा हमारा इस पूरा कंप्लीट हो जाएगा इस। तो ये आंसर हो जाएगा। और बाकी अब हम पूछते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ है अ बैच ऑफ bottles were packed in 25 boxes with 12 bottles in each box। मतलब एक बॉक्स में 12 बॉटल्स रखी हुई है। कितनी बॉटल्स रखी हुई है 12 बॉटल्स, ठीक है। और कितने बॉक्सेस है 25 बॉक्सेस है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 25 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये टोटल नंबर ऑफ बॉटल्स आ जाएंगे। अब कहा जा रहा है कि द सेम बैच इज पैक्ड यूजिंग 20 बॉटल्स इन इच बॉक्स। मतलब हर एक बॉक्स में कितनी बॉटल्स यहाँ पर रखी जा रही है 20 बॉटल्स। तो अब आपको यहाँ पे पूरा बेस बताना है, ठीक है। तो इसके लिए हम 20 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे 5 4 जा 20 हो जाएगा, 5 5 जा 25 हो जाएगा, 4 3 जा 12 यानी 15 यहाँ पर बेच टोटल हमारे आ जाएंगे, ठीक है। हाउ मेनी बॉक्सेस वुड बी फिल्ड, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं वो यहाँ पर हमारे 15 आ जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका यहाँ पे लिखा हुआ है अ फैक्ट्री रिक्वायर्स 42 मशीन्स टू प्रोड्यूस अ गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 63 days. How many machines would be required to produce the same number of articles in 54 days? मतलब वही है सेम। यहाँ पर हमें क्या करना है इनवर्स प्रोपोर्शन वाला, यहाँ पर जो डाटा दिया हुआ है उसको हम पहले टेबल के थ्रू समझेंगे, है ना। टेबल बनाएंगे, टेबल में जो डाटा दिया हुआ है उसको लिखेंगे। तो पहले तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है टाइम, ठीक है। टाइम के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे कितना t और मशीन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, मतलब यहाँ पर लिखना है मशीन की कितनी मशीन यहाँ पर हमें लगेगी। जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं 42 मशीन्स, तो यहाँ पर 42 लिखेंगे, ठीक है। और टाइम में लिखेंगे कितना 63, ठीक है। और अब पूछा है आपसे हाउ मेनी मशीन वुड बी रिक्वायर्ड, और कितनी मशीन रिक्वायर्ड की जाएगी, तो यहाँ पर उसके लिए x लिखेंगे। और टाइम दिया हुआ है 54 डेज, तो हम यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपस में क्या रहेंगे इक्वल। 63 का मल्टीप्लाइड 42 में करेंगे, ये हमारा इक्वल रहेगा 54x के। अब जिसमें से हम यहाँ पर 54 को तो लेफ्ट हैंड साइड पर ट्रांसफर कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 54। 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 6 जा 54 होता है, 9 7 जा 63 हो जाएगा, 6 7 जा 42 होता है, 7 7 जा कितना हो जाएगा 49। मतलब यहाँ पर 49 क्या हो जाएगा 49 क्वांटिटी हो जाएगी मशीन की। इतनी क्वांटिटी में, है ना, यहाँ पर जो प्रोडक्शन होगा वो होगा यहाँ पर 54 डेज के लिए, ठीक है। आया समझ में। इस तरीके से यहाँ पर इस क्वेश्चन की मतलब जो क्वांटिटी वो यहाँ पर हमारी निकल करके आ गई मशीन की, वो कितनी होगी 49, ठीक है। ऐसे इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट में लिखा हुआ है आपका यहाँ पर अ कार टेक्स 2 hours टू रीच अ डेस्टिनेशन बाय ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। मतलब एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, है ना, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से यहाँ पर 2 घंटे वो ट्रेवल करती है। 60 किलोमीटर की स्पीड से 22 आवर्स यहाँ पर ट्रेवल कर रही है। अब आपको बताना हाउ लॉन्ग विल इट टेक व्हेन द कार ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर। मतलब फिर से हमको यहाँ पे क्या करना है, एक टेबल बनाना है। और वो टेबल हमारा कौन सा बनेगा, इनवर्स प्रोपोर्शन या डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाला, वो यहाँ पर अब हमको देखना है ना। तो क्वेश्चन की मीनिंग एक बार और अच्छे से समझ लेते हैं, इसके बाद यहाँ पे हम प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पर हमें टाइम दिया हुआ है एक, तो ठीक है। तो टाइम के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे t, और एक चीज दी हुई है यहाँ पे स्पीड, ठीक है। तो जितना स्पीड
ज्यादा रहेगी उतना टाइम कम लगेगा, मतलब इनवर्स प्रोपोर्शन होगा, है ना। तो इनवर्स प्रोपोर्शन का हम यहाँ पर टेबल बना लेंगे। टाइम कितना लग रहा है भाई 2, ठीक है। स्पीड कितना 60 किलोमीटर। अब वहीं आपको ये बताना है कि 80 किलोमीटर में 80 किलोमीटर की स्पीड से अगर वो कार चलेगी तो कितना टाइम लगेगा, ये बताना। तो इसके लिए हम यहाँ पर x लिखेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमें पता है, इसके इक्वल आएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कितना 2 मल्टीप्लाइड बाई 60, ये इक्वल होगा हमारा 80 मल्टीप्लाइड बाई x यानी 80x के। अब ये जो 80 हम इसको लेफ्ट हैंड साइड पर ट्रांसफर कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 4 जा 8 होता है और 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 3 जा 6, और जब इसको हम वापस फिर डिवाइड करेंगे फर्दर तो 1.5 आ जाएगा, है ना। तो मतलब ये है कि 80 किलोमीटर की स्पीड से अगर वो चलेंगे तो 1.5 घंटे में वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर यहाँ पर आपका लिखा हुआ है 2 persons could fit new windows in a house in 3 days। अब यहाँ पर वर्कर की बात की जा रही है, तो फिर यहाँ पर हमको एक टेबल बनाना होगा, है ना। वो जो टेबल रहेगा उसमें जो डाटा हमको यहाँ पे दिए जाएंगे वो भी हमारे इनवर्स प्रोपोर्शन करेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि यहाँ पर हम काम की बात की जा रही है, काम करना होगा, वर्कर ज्यादा रहेंगे तो काम कम होगा, और अगर वर्कर कम रहेंगे तो काम ज्यादा करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं, ये दिया हुआ है आपको, वन ऑफ द पर्सन, एक बार फिर स्टार्टिंग से समझते हैं। द 2 persons could fit in न्यू विंडोज इन अ हाउस इन 3 days। मतलब यहाँ पे टाइम दिया हुआ है आपको, यहाँ पर वर्कर्स, है ना, वर्कर्स मतलब पर्सन, ठीक है। तो यहाँ पर टी और पी का हम जो डाटा दिया हुआ है उसको हम लिखेंगे, और उसके बाद यहाँ पर 3 दिन में 2 व्यक्ति काम करते हैं, है ना, उस काम को 3 दिन में कंप्लीट करते हैं 2 व्यक्ति। तो आपको ये बताना है वन ऑफ द पर्सन फेल इल बिफोर द वर्क स्टार्टेड। हाउ मतलब एक व्यक्ति यहाँ पे बीमार हो जाता है, तो अब कितने को काम करना पड़ेगा? एक व्यक्ति को ही काम करना पड़ेगा ना। वो पूछा है हाउ लॉन्ग वुड द जॉब टेक नाउ, अब कितने दिन ये काम चलेगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर कितना लिखेंगे, x लिखेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, और ये इक्वल टू में किसके आ जाएगा, x के आ जाएगा। मतलब उसको कितने दिन लगेंगे काम करने में, 6 दिन लगेंगे। आया समझ में? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचेंगे जिसमें लिखा हुआ हाउ मेनी पर्सन्स वुड बी नीडेड टू फिट द विंडोज इन वन डे। अगर एक दिन में ही काम फिनिश करवाना है तो कितने व्यक्तियों की जरूरत लगेगी? अगर एक ही दिन में, मतलब टाइम हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा हमारा x, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6 हो जाएगा, और इक्वल टू में कितना आ जाएगा x। मतलब हमें कितने वर्कर्स की जरूरत होगी, 6 वर्कर की जरूरत होगी। आया समझ? तो ऐसे इस क्वेश्चन को हम कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जहां पर हमारा लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है अ स्कूल हैज 8 पीरियड्स अ डे ईच ऑफ 45 मिनट्स ड्यूरेशन। एक पीरियड 45 मिनट का होता है एक स्कूल में, है ना, और टोटल पीरियड होते हैं 8। अब आपको ये बताना है हाउ लॉन्ग वुड ईच पीरियड बी इफ द स्कूल हैज 9 पीरियड्स अ डे। 9 periods a day assuming the number of school hours be the same। मतलब ये 45 मिनट्स का एक पीरियड रहता है और 8 पीरियड होते हैं, ठीक है। अब इसको हम टेबल से भी कर सकते हैं और इजीली जैसा मैं अभी बता रहा था वैसे भी हम कर सकते हैं। तो अगर का एक पीरियड रहता है और टोटल पीरियड आपके 8 हैं, लेकिन अब आपसे ये कहा जा रहा है कि 9 पीरियड अगर लेने हो तो बताइए कि हर एक पीरियड में कितना टाइम लगेगा। मतलब ये तो पूरा टाइम आ गया आपका, है ना। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि अगर 9 पीरियड होंगे, 8 की जगह कितने होंगे 9, तो अब आपको 9 के लिए फाइंड आउट करना। तो 9 5 से कितना होता है 45, और 8 5 से यहाँ पर 40। मतलब हर एक पीरियड कितने का 40 मिनट का होगा, तब जाकर के यहाँ पर हम स्कूल में 9 पीरियड एक दिन में लगा पाएंगे, ठीक है। तो यही क्वेश्चन की मीनिंग थी, ऐसे हम इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज जो 11.2 है वो कंप्लीट हो चुकी है। आपको कोई क्वेश्चन डाउट आपके माइंड में रह गया हो तो वो आप पूछ सकते हो। बाकी अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज या फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि लास्ट एक्सरसाइज थी इस चैप्टर की। तो
तब तक के लिए, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देन प्लीज मेक श्योर अबाउट इट ऑल्सो दैट यू सब्सक्राइब द चैनल, ऑल्सो हिट द बेल icon. Okay, so now meet in the next video.